वह मजाक में कहती है कि उसने सोचा कि वह खुद को हल्का करने के लिए गया था और उसके अदृश्य होने की कितनी उपयोगिता होगी, इस पर विचार करती है। इसके साथ वह मजाक करती है कि वह बिना देखे अपना काम कर सकता है। किंग फेंग ने उसे बीच में रोक दिया, स्पष्ट रूप से इस अजीब बातचीत से खुश नहीं है। वह उसे ध्यान केंद्रित करने और जल्दी करने के लिए कहते हैं। उन्हें गोल्ड टियर बॉस मॉन्स्टर तक पहुंचना है। उसी समय शेल टाउन में जमीन चमकने लगी और तभी किंग फेंग की बहन एक हीलर के रूप में प्रकट हुई। उसने जादुई छड़ी देखकर आश्चर्य में अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसने छड़ी उठाई, यह समझते हुए कि सब कुछ असली था, यहाँ तक कि वह चीजों को महसूस भी कर सकती थी। खिलाड़ी का ध्यान उस पर था, यह समझते हुए कि वह भी एक नई आने वाली थी। वह खुश थी क्योंकि उसे छिपा हुआ वर्ग बलिदान मिल गया था। ये सोचते हुए कि यह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, उसने पक्का विश्वास कर लिया कि इस क्लास के साथ वह सॉन्ग फेई का ध्यान आकर्षित कर लेगी। उसे चिंता थी कि सॉन्ग फेई अभी कहाँ है और क्या उसे शुरुआती बिंदुओं का रहस्य पता है। उसकी आंखों में क्रोध के साथ चमक आ गई इस विचार से कि किन फेंक कहाँ गया हो सकता है। वह हमेशा पूरे दिन उसकी देखभाल करता था, लेकिन जब महत्वपूर्ण क्षण आया तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि अब उसके पास छिपी हुई क्लास थी और जियांग वेई ने उसे स्तर बढ़ाने में मदद करने का वादा किया था। अब से किंग फेंग को खुद ही संभालना होगा क्योंकि वह उसकी चिंता नहीं करने वाली थी। उसकी नजर लीडर बोर्ड पर टिक गई। यह देखकर वह स्तब्ध रह गई कि रैंक 1 शैडो स्तर 6 पर था। वह फ्यूरियस थी क्योंकि जांग वेई केवल स्तर 3 पर था और फिर भी अपने शक्तिशाली होने का घमंड करता था। ये समझते हुए कि शैडो ही असली विशेषज्ञ था, उसने सोचा कि अगर वह शैडो के करीब रह सके तो वह झांग वेई से भी तेजी से स्तर बढ़ा सकती है। लेकिन उसके मन में एक सवाल आया, उसे उस विशेषज्ञ को खोजने के लिए कहाँ जाना चाहिए। थोड़ी दूर पर खिलाड़ियों का एक समूह बात कर रहा था। वे चिंतित थे क्योंकि वे शुएंग से संपर्क नहीं कर सके। समूह का उपचारक, यह वांग मेन की टीम थी। वो जानता था कि उनके पास उसका इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए उसने पूछा कि क्या किसी के पास कोई विचार है। उनमें से एक कुछ चिंतित अंदाज में समझाया कि बिना उपचारक के वे दुश्मनों को मार नहीं सकते थे। दूसरे खिलाड़ी ने तर्क दिया कि वे शैडो जैसे विशेषज्ञ नहीं थे जो अकेले ही खेल सकते थे। सुझाव दिया कि किसी और उपचारक को ढूंढा जाए। जब वे समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने उनका अभिवादन किया और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें किंग फैंग की बहन नजर आई। उसके लिए यह अवसर एकदम सही था। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या उन्हें एक हीलर की आवश्यकता है, यह प्रकट करते हुए कि उसके पास हिडन क्लास लाइफ सैक्रिफाइस है। इस बीच जंगल में किंग फैंग और प्लम एक चट्टान के ऊपर थे जिसके नीचे दलदल था, जहां उन्होंने सुनहरी भूत जहाज को छिपा हुआ देखा। शैडो स्नीक का उपयोग करके किंग फेंग हवा में गायब हो गया, प्लम से छुपने और घात का ध्यान रखने के लिए कहकर, जबकि वह बॉस से निपटने गया। प्लम ने थोड़ा भ्रमित होते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसे सावधान रहने के लिए कहा। हमारा लड़का दलदल पर उतरा और एक प्रणाली विंडो दिखाई दी जो सूचित कर रही थी कि घोस्ट शिप के प्रभाव के कारण यह क्षेत्र हिंसक डोमेन बन गया है। जीवन काल में 100 गुना की दर हानि के साथ जल्दी गणना करते हुए किंग फेंग ने महसूस किया कि समय की तुलना में 100 गुना अधिक गति से यहाँ 15 मिनट रहना एक दिन के जीवन काल की खपत के बराबर था। उसके लिए इस प्रकार का हिंसक कालिक क्षेत्र विशेष प्रभाव नहीं डालता था। सिस्टम ने यह पता लगाया कि गोल्डन टियर घोस्ट शिप स्तर 5 का बॉस है और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। 45 मिनट और 25 सेकंड का टाइमर दिखाई दिया। किंग फेंग को कुछ आश्चर्य हुआ यह देखकर कि इस तरह के विशेष बॉस को हराने के लिए समय सीमा हो सकती है, लेकिन वह सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे क्योंकि अभी भी 45 मिनट बाकी थे। ये उसे मारने के लिए पर्याप्त समय था। इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग करते हुए किंग फेंग बिजली की तरह तेजी से चला, बॉस पर शक्तिशाली कट लगाते हुए जो कुल 1500 का नुकसान कर रहा था। जब बॉस यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, किंग फेंग ने शैडो स्नीक को निष्क्रिय किया और एक वेनम डार्ट छोड़ा जो जहाज की घंटी को सीधे मारता है, सक्रिय करता है गंभीर हिट और छुपा हमला तोड़ देता है। जबकि जहर लगातार नुकसान कर रहा था, किंग फेंग ने बॉस से खुद को दूर कर लिया। सुनहरे भूत जहाज को चढ़ने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण बिंदु थे। सबसे पहले बहुत से लोग नहीं जानते थे कि इसकी कमजोरी क्या थी और मानते थे कि यह इसका कंकाल शरीर होगा या जहाज, लेकिन वास्तव में कमजोर बिंदु जहाज के सिरे पर स्थित भूत की आग वाली घंटी थी। जब इसकी कमजोरी पर हमला किया गया तो बॉस गुस्सा हो गया और उसने आसपास के पानी को नियंत्रित कर लिया। बॉस ने एक बड़ा ये हमला तैयार किया जिससे पानी के स्तंभ उभरने लगे। हमलों से बचते हुए किंग फेंग बॉस के करीब आने लगा। पानी के स्तंभों का नुकसान असामान्य रूप से अधिक था और प्रारंभिक चरण के योद्धा जो चांदी के कवच पहनते थे मुश्किल से एक आघात सह सकते थे। वह खुश था क्योंकि उसकी शैडो क्लास में उच्च फुर्ती थी, नहीं तो वह बच नहीं पाता। उसी समय दलदल से हाथ उभरे, भूत के रूप में जाने जाने वाले सड़ते झोंबी सतह पर आने लगे। किंग फेंग को याद आया कि जैसे ही एओई हमला खत्म होगा, बॉस 12 सड़ते हुए जल भूतों को बुलाएगा जो प्रत्येक चांदी स्तर की क्षमता रखते हैं। शैडो स्नीक की वजह से भूत किंग फेंग की उपस्थिति को नहीं पहचान सके क्योंकि वह उनके बीच में ही खड़ा था। 12 सड़ चुके पानी के भूत उग्रता से हमला करने वाले थे और अधिकांश दल उस समय तक फ्रेंजी में होते, और यदि यह पर्याप्त नहीं था तो स्वर्ण भूत जहाज हर 3 मिनट में एक सड़ा हुआ पानी का भूत बुलाता। यदि आप उन्हें निपटाने में पर्याप्त तेज नहीं थे तो उनकी संख्या केवल और बढ़ती जाती, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पार्टी का सफाया हो सकता था। लेकिन चूंकि वह उसमें रहा था,
शुरुआत से ही दिखने वाला, वे उसे नहीं देख पाएंगे। उसे केवल सही कोण खोजना था। इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग करके उसने तेजी से चलना शुरू किया और एक बार में सभी भूतों को नष्ट कर दिया। जब हमारा लड़का राक्षसों से निपट रहा था, प्लम्प चट्टान से देख रही थी। वह कांप रही थी और लाल हो गई थी। यह समझ गई थी कि यही रैंक 1 विशेषज्ञ शैडो की ताकत थी। उसके लिए वह बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि वह बिना किसी निशान के प्रकट और गायब हो जाता था। पलक झपकते ही उसने बॉस के आधे से ज्यादा स्वास्थ्य को बिना किसी प्रतिक्रिया का मौका दिए ही खत्म कर दिया। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि किंग फेंग ने उससे चैट के जरिए बात की और उसे लिटिल ब्लैक नाम से संबोधित करते हुए खुलासा किया कि वह थोड़ी देर में मरने वाला है। उन्हें चौंकाते हुए आत्मविश्वास भरे भाव के साथ किंग फेंग ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है और उसे केवल उसके पुनर्जीवित होने का इंतजार करना है। प्लम्प घबरा गई, क्योंकि उसने सोचा कि हमारे लड़के का फायदा था, और उसने पूछा कि लिटिल ब्लैक कौन था। शांत होकर किंग फेंग ने पूछा कि क्या वह लिटिल ब्लैक नहीं थी। उसने समझाया कि उसका उपनाम बिग प्लम था और लिटिल ब्लैक नहीं, जो एक कुत्ते का नाम लगता था। किसी ने जोर से जमीन पर पैर पटका। वह वही आदमी था जिसे हमारे लड़के ने पहले मारा था। इस बार वह अपनी पूरी टीम के साथ आया था और लापरवाही के लिए गुस्से में था। अपने सुनहरे दिनों में वह एक के बाद एक महान व्यक्तियों को मारता था, लेकिन अब उसे एक छोटी लड़की द्वारा परेशान किया जा रहा था। उसके आदमियों में से एक दौड़ता हुआ आया और अच्छी खबर दी। उसने लड़की को चट्टान के किनारे पर पाया था, यह बताते हुए कि शैडो का हरामी चट्टान के नीचे अकेले बॉस को चुनौती दे रहा था। नेता संकल्प से भरा था और सोचा कि वे उसे मार सकते हैं, क्योंकि इस बार वह अपनी पूरी टीम के साथ आया था। दलदल में बॉस गुस्से में था और जहाज की घंटी चमक रही थी। किंग फेंग चरण 4 में था और उससे निपटना सबसे मुश्किल था। बॉस ने चप्पू उठाया, जिससे शक्तिशाली लहरें उत्पन्न हो गईं। जब उसका आधा स्वास्थ्य रह गया तो उसने विशाल आत्मा उभार का प्रहार किया। लहरें दलदल में फैलने लगीं, जिससे प्लम की आंखें डर के मारे फैल गईं। आत्मा उभार ने हमारे लड़के की अदृश्यता कौशल को अक्षम कर दिया और उसके पैरों के नीचे कुछ उभरने लगा। अगले ही क्षण एक शक्तिशाली विशाल जलस्तंभ ने उसके शरीर को जकड़ लिया, जिससे दावणसित नुकसान हो गया। सिस्टम ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की। हमारे लड़के ने 326 साल की अप्रवर्तनीय आयु और 1087 दिन की प्रवर्तनीय आयु खो दी। नेता, जो चट्टान पर था, इस सोचकर प्रसन्न था कि कई बार विशेषज्ञ कहे जाने के बाद राजा फेंक अभिमानी हो गया था। उसके लिए हमारा लड़का मूर्ख था, जो ये विश्वास कर रहा था कि वह अकेले एक गोल्ड बॉस को चुनौती दे सकता है। किंग फेंग की आयु भूमि पर पड़ी देखकर वह और उसके आदमी पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि शैडो इतना धनी था। यह समझते हुए कि इतनी बड़ी रोशनी की गेंद में कम से कम 100 दिन की आयु होनी चाहिए, उन्होंने सोचा कि अब जब बॉस की स्वास्थ्य कम है तो उसे मार डालें और साथ ही हमारे लड़के की आयु भी इकट्ठा कर लें। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और कदम उठाया, वे आकाश में प्रकट हो गए। नेता असमंजस में था, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा है। वह और उसके लोग शेल टाउन वापस टेलीपोर्ट हो गए। वे निराश महसूस कर रहे थे। यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह बॉस इतना शक्तिशाली क्यों था और खिलाड़ी शैडो ने इसे कैसे इतने कम स्वास्थ्य तक पहुंचाया। कुछ लोग गुस्से में थे, क्योंकि दलदल में प्रवेश करने के तुरंत बाद बॉस ने पानी के स्तंभ से उन्हें तुरंत मार दिया था। इस बात का उल्लेख नहीं कि दलदल छोटे मोब्स से भरा हुआ था। उनके लिए इसे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। नेता ने दांत भींच लिए और इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें भारी नुकसान हुआ था, इसलिए उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे उसका अनुसरण करें, क्योंकि वह फिर से प्रयास करना चाहता था। इसी समय कोई कूदा। यह किंग फेंग था, जो पहले ही दलदल में लौट आया था। वह जमीन पर इतनी सारी जीवन अवधि गिरती हुई देखकर थोड़ा भ्रमित हो गया। चैट का उपयोग करके उसने लिटिल ब्लैक को सूचित किया कि वह पहले ही वापस आ गया है, और यह भी पूछा कि वहां इतनी जीवन अवधि की लाइट ऑन ऑर्ब्स क्यों है। लिटिल ब्लैक ने यह देखकर कुछ आश्चर्य व्यक्त किया कि वह इतनी जल्दी वापस आ गया था, यह बताते हुए कि आयु समूह के उन लोगों की थी जिन्होंने शोर शराबे से बॉस के खिलाफ हमला किया था, लेकिन पानी के खंभे से मिटा दिए गए थे। किंग फेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, यह देखकर कि उन्होंने अपनी ताकत को अधिक आंका था। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके पिछले जीवन में वह भूत जहाज के कारण बहुत पीड़ित हुआ था। बॉस अभी भी उस क्षेत्र में घूम रहा था। किंग फेंग ने इसे देखना शुरू किया, यह जानते हुए कि गोल्डन भूत जहाज केवल एक बार अचल कौशल का उपयोग करेगा, इसलिए इसकी बाकी की सेहत को संभालना बहुत आसान था। जब इसे आधी से कम सेहत पर नुकसान होता था तो एक निश्चित संभावना थी कि यह गायब हो जाएगा और दूर कहीं फिर से प्रकट होगा। इसे मारना सामान्य खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल बना देता है। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना किंग फेंग ने एक जहरीला तीर चलाया, जो सीधे जहाज की घंटी पर लगा। बॉस गुस्से में आ गया और दूसरा हमला करने की तैयारी करने लगा। ये देखकर किंग फेंग ने शैडो स्नीक का उपयोग किया और अदृश्य हो गया। बॉस की हरकतों को ध्यान से देखने के बाद किंग फेंग ने इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग किया और तेजी से हमला किया, क्योंकि उसने पहले ही उसकी चालों का पैटर्न समझ लिया था। नेता और उसके आदमी फिर से चट्टान पर आ गए। उनमें से एक ने अपने बॉस को सूचित किया कि किंग फेंग फिर से बॉस से लड़ रहा था। यह सुनकर उसने दोनों को खत्म करने का मौका खोजने का फैसला किया। यह देखकर कि मूर्खों का समूह फिर से परेशानी करने लौट आया है, लिटिल ब्लैक को गुस्सा आ गया। शैडो बॉस को मारने वाली थी, इसलिए उसने फैसला किया कि इन कमीने को भागने नहीं दिया जाएगा।
उसने जादुई छड़ी को कसकर पकड़ा और ध्यान केंद्रित किया, जिससे बिजली प्रकट हुई। जादुई छड़ी से बिजली की कड़क निकली जो उन आदमियों पर गिरी। उनके शरीर जल गए और बाकी लोग हैरान रह गए। नेता ने कुछ गुस्से में पूछा कि उसे कौन हमला कर रहा था। उसके आदमियों में से एक ने उंगली से छोटी ब्लैक की ओर इशारा किया, यह बताने के लिए कि यह वही थी। उसने जमीन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश दिया। यह देखकर लिटिल ब्लैक की आंखें डर से भर गईं। उसने मदद मांगते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। नेता और उसके आदमी उसका पीछा करने लगे, उसे मारने की कसम खाते हुए। क्षेत्र से दूर नहीं, एक आदमी जो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था उन्हें देखने लगा। वह अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और आदमी था। जैसे ही उसने देखा कि लिटिल ब्लैक और अन्य लोग पास आ रहे हैं, वे फिर से पेड़ के पीछे छिप गए। दलदल पर वापस किंग फेंग ने बॉस से खुद को दूर किया। उसकी नजर उस पर टिकी रही, यह समझते हुए कि वह लगभग मर चुका था, लेकिन यह वही था जो उसने अपेक्षित किया था। केवल स्तर 5 का बॉस होने के बावजूद गोल्डन घोस्ट शिप को अकेले मारना मुश्किल था। उसे पता था कि उसका नुकसान बहुत कम था। लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी थी, जिससे कई लोग देखने के लिए आकर्षित हुए थे। यह देखकर कि चट्टान पर लोग थे, उसने समझ लिया कि वे वही लोग थे जो अभी मरे थे। इसके अलावा उसने देखा कि दलदल के पास भी एक समूह था जो उसका मालिक को मारने का इंतजार कर रहा था, ताकि वे उसे मारकर उसकी लूट छीन सकें। जहर का असर बॉस पर होने लगा, जिससे उसकी आंखें चमकने लगीं और ज्यादा समय नहीं बीतने पर उसका शरीर गायब होने लगा। सिस्टम ने गोल्ड ग्रेड के गोल्डन घोस्ट शिप की मृत्यु की घोषणा की। किंग फेंग को 2800 अनुभव अंक इनाम में मिले। वह स्तर 8 पर पहुंच गया। उसे 7 विकास अंक और 216 दिनों का व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त हुआ। हमारे लड़के ने शैडो स्नीक को सक्रिय किया। यह एक अच्छा सपना था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने गलत अनुमान लगाया। एक सामान्य सिस्टम सूचना हर जगह सुनाई दी, जिससे पता चला कि शेल टाउन से खिलाड़ी शैडो सर्वर पर पहला था जिसने गोल्ड ग्रेड बॉस को मारा। उसे 3 प्रतिष्ठा अंक मिले। सभी खिलाड़ियों का ध्यान यह सूचना खींच लिया। कोई नहीं जानता था कि शैडो कौन था या वह इतना शक्तिशाली क्यों था। अन्य नाराज थे क्योंकि पहले व्यक्ति को जो सोने ग्रेड बॉस को मारता उसे हान शिन की टीम से होना चाहिए था। शहर शैल टाउन में वांग मंग सिस्टम नोटिफिकेशन को उलझन में देख रहा था, क्योंकि शैडो अभी अभी तांबे के बॉस से खुद लड़ाई कर रहा था। केवल थोड़ा समय बीता था और उसने पहले ही एक स्वर्ण बॉस को अकेले ही हरा दिया था। वह नहीं जानता था कि शाह और बाकी लोग भी बहुत अच्छे थे। राजा फेंग की बहन की आंखों में दृढ़ता के साथ चमक आने लगी, यह समझते हुए कि वास्तव में शैडो सबसे मजबूत था। उसने सोचा कि यदि शैडो उसकी मदद करके उसे लेवल ऊपर करे तो वह भाई सॉन्ग फेई से मिल सकेगी। बॉस का शरीर गायब हो गया, जिससे उम्र और लूट जमीन पर रह गई। वृक्ष के पीछे छिपे समूह के मुखिया ने देखा कि बॉस ने बहुत सारा लूट गिराया है, तो वह मुस्कुरा उठे। एक शैतानी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने महसूस किया कि शैडो ने लूट को उठाए बिना अदृश्यता का उपयोग करके खुद को छिपा लिया था, यह समझते हुए कि उसे उससे सावधान रहना चाहिए। उसने गुआंग को आदेश दिया कि अपनी कला का इस्तेमाल करे और शैडो को ढूंढे। वे किंग फेंग को मारने और सोने के बॉस की लूट को अपने लिए लेने जा रहे थे। गुआंग ने सिर हिलाया, फिर अपना धनुष खींचा, फैंटम हॉर्न ईगल नामक एक कला का इस्तेमाल किया और दलदल की ओर एक बाण छोड़ा जो एक ईगल की प्रेत छवि में बदल गया। ईगल उड़ने लगा और फिर विस्फोट हुआ, जिससे उसके पंख दलदल पर गिरने लगे। किंग फेंग उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह शिकारी इतनी जल्दी यह अदृश्यता विरोधी क्षमता सीख लेगा। उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे उसे मारने और उसका माल हथियाने में इतने आत्मविश्वासी थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसकी असैसिन क्लास में अदृश्यता स्तर में अतिरिक्त अंक था। गुआंग का कौशल स्तर 1 था, इसलिए यह उसकी क्षमता को तोड़ नहीं सकता था। आत्मविश्वास से भरे गुआंग ने बॉस की तरफ मुड़कर बताया कि शैडो उन्हें इतनी बड़ी संख्या में देखकर भाग गया होगा। बॉस और उनके आदमी छोटे की तरफ बढ़ने लगे। लूट की रक्षा पहले करने का निर्णय लेते हुए उसने अपने आदमियों से कहा कि वे लापरवाह न हों और किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार रहें। बॉस की लूट की स्वामित्व 5 मिनट की थी। समय समाप्त होने के बाद लूट उनकी होने वाली थी। उनके चेहरों पर गर्व की मुस्कान आई, लेकिन तभी शैडो उभरने लगा, जिससे उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जैसे ही वे प्रतिक्रिया कर सकते थे, उससे पहले ही चिंग फेंग ने बिजली की तरह सभी को गिरा दिया। अब जब माहौल शांत हो गया था, चिंग फेंग का ध्यान लूट पर था, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया, लिटिल ब्लैक कहाँ गया था? उन्होंने इसे भूलने और बाद में उसे खोजने का फैसला किया। फिलहाल उनके पास लालची हाथ को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त विकास अंक थे, इसलिए उन्होंने एल प्राप्त करने से पहले कौशल को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। लोभी हाथ हीरे की गुणवत्ता से महाकाव्य बन गई। इसे राक्षसों के शवों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अतिरिक्त लूट प्राप्त करने की संभावना 220% से 300% तक है। अतिरिक्त लूट के एक स्तर ऊंचा होने की 100% संभावना थी। हमारे लड़के ने लूट उठा ली। वह 100% संभावना का उपयोग करके सारी रोशनी को एकत्रित करने और उन्हें निचोड़ने के लिए दृढ़ था।
लालची हाथ ने लूट को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे किंग फेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जंगल से एक चमकीली रोशनी निकलने लगी और लालची हाथ का उपयोग करने के बाद उसने 21 विकास अंक और 648 दिनों की विनिमय उम्र प्राप्त की और 2 विशेष वस्तुएं जिनका नाम है गोस्ट फायर बेल। किंग फेंग की आंखें आश्चर्य से खुल गईं जब उन्होंने देखा कि उन्हें 2 घोस्ट फायर बेल प्राप्त हुई हैं। यह एक विशेष वस्तु थी। इसे लगाने के बाद किंग फेंग को मरने पर उम्र नहीं खोनी पड़ेगी। 15 से 60 सेकंड के कूल डाउन समय के साथ इसमें 2 कौशल थे, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। आत्मा अवशोषण निष्क्रिय था। राक्षसों को मारते समय गिराए गए आयु की मात्रा 20% से बढ़ जाएगी और एक ही समय में 2 घोस्ट फायर बेल्स होने से यह प्रभाव दोगुना हो जाएगा। सोल शॉक एक सक्रिय कौशल था। वह सभी दुश्मनों को 3 सेकंड के लिए 100 मीटर क्षेत्र में गतिहीन करने के लिए घंटी बजा सकता था। इसके लिए 512 सेकंड का कूलडाउन था। घोस्ट फायर बेल को उपकरण नहीं माना जाता था। यह एक वस्तु थी। ये 2 उपकरण स्लॉट्स नहीं लेती थी और 2 घोस्ट फायर बेल्स केवल एक इन्वेंट्री स्लॉट में आती थी, जिससे यह बहुत सुविधाजनक हो जाता था। जब वह ध्यान भटक गया तो लिटिल ब्लैक ने चैट के माध्यम से उससे संपर्क किया, उसे बचाने के लिए आने को कहा। शैडो सतर्क हो गया और चिंतित चेहरे के साथ पूछा कि वह कहाँ है। किंग फेंग लिटिल ब्लैक के ठिकाने के बारे में जानने को लेकर कुछ चिंतित थे। उन्होंने वॉइस चैट में सुना कि वह चिल्ला रही थी और उनसे अपने पास न आने की गुहार लगा रही थी। लिटिल ब्लैक बहुत डरी हुई थी क्योंकि नेता और उसके आदमी उसे पहले ही घेर चुके थे। उन्होंने उसकी मजबूत प्रतिरोध क्षमता की तारीफ की, लेकिन बताया कि अब वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसे शांति से उनके पास आने की सलाह दी, वादा करते हुए कि वे उसे इतना अच्छा महसूस कराएंगे कि वह स्वर्ग पहुंच जाएगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि वह खाई के किनारे पर है। इन कमीने को जीतने न देने का दृढ़ संकल्प लेते हुए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे खाई से पीछे की ओर छलांग लगा दी, जिससे नेता और बाकी हैरान रह गए। उसका शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा जब तक कि वह जोर से जमीन से नहीं टकराया, जिससे उसे भयानक दर्द हुआ और खून का पूल बन गया। उसका शरीर गायब होने लगा और आयु में बदल गया। नेता ने छोटी के ऊपर से झांका और यह देखकर थोड़ा भ्रमित हो गया कि उसने सच में छलांग लगा दी थी, सोचते हुए कि वह काफी दृढ़ थी। लिटिल ब्लैक ने हमारे लड़के को सूचित किया कि उसे अब उसकी बचत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मर चुकी थी और शहर लौट चुकी थी। उसे राहत महसूस हुई क्योंकि यह अच्छी बात थी कि उनकी पार्टी की व्यापार करने योग्य जीवन अवधि सभी कैप्टन वांग मेई के पास थी। किंग फांग ने राहत महसूस की और लिटिल ब्लैक से कहा कि वह वहीं इंतजार करे, क्योंकि वह उसे सामान देने जा रहा था। वह खुश महसूस करती है और हमारे लड़के की मेहनत की तारीफ करती है। उसने क्षेत्र में सभी जीवन काल इकट्ठा किए। इस बार उसके पास एक बड़ा था। उसका व्यापार योग्य जीवन काल 3115 दिनों तक पहुंच गया था और उसके पास 21 उत्क्रांति बिंदु भी थे। उसने निर्णय लिया कि वह पॉइंट्स का उपयोग करके ग्रीडी हैंड को विकसित करेगा। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें जानकारी दी गई कि कौशल ग्रीडी हैंड पहले से ही एपिक स्तर पर पहुंच गया है। इसे विकसित करने के लिए 10 गुना अधिक विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। सिस्टम ने पूछा कि क्या वह इस स्किल को विकसित करने के लिए 210 विकास पॉइंट्स खर्च करना चाहता है। किंग फेंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनके लिए यह अपेक्षित था। यह इतना सरल नहीं था। स्किल का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे विकसित करने के लिए उतने ही अधिक विकास पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। उन्होंने इसे भूलने और पहले अपने आक्रमण कौशल को बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि जितना अधिक उनका नुकसान होगा उतना ही शक्तिशाली बॉस वे सामना कर सकते थे और इस तरह वह बेहतर लूट प्राप्त कर सकता था। उसने ध्यान केंद्रित किया और इंस्टेंट शैडो स्लैश सीधे प्लेटिनम से डायमंड में चला गया। कौशल की हमला सीमा 21 मीटर से बढ़कर 27 मीटर हो गई। अदृश्यता की स्थिति की अवधि 7 सेकंड से बढ़कर 9 हो गई। अब वह सभी दुश्मनों पर रास्ते में 7 वार कर सकता था, बजाय 5 वार के। कुल अवधि 10 सेकंड की थी। वार की लंबाई 3.1 मीटर से बढ़कर 4.1 मीटर हो गई और अब हर वार से 200 की बजाय 300 अतिरिक्त नुकसान होगा। उसने 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स इस्तेमाल किए और अब उसके पास केवल 3 पॉइंट्स बचे थे। शुरुआती स्किल बैकस्टैब एनहांसमेंट सामान्य से सोने में चला गया, कांसे और चांदी को छोड़ते हुए। बैकस्टैब का उपयोग करते समय डैमेज 15% की बजाय 30% बढ़ जाएगा। किंग फैंग खुश था क्योंकि इंस्टेंट शैडो स्लैश को 2 बार विकसित करने के बाद उसका डैमेज 2 गुना हो गया था। यहां तक कि अगर वह छुपकर नहीं था और बिना छुपने की स्थिति को भंग किए वह 3000 अंकों की क्षति पहुंचा सकता था, और अगर छुपना भंग होता और पीछे से वार किया जाता तो 7 वारों की कुल क्षति 6000 से 7000 के बीच पहुंच सकती थी। सिस्टम विंडो का उपयोग करके हमारे लड़के ने अपनी क्षमताओं का विश्लेषण शुरू किया। उसे याद आया कि गोल्ड टियर बॉस ने 2 से 4 सिल्वर उपकरण छोड़े, जिसमें गोल्ड उपकरण के गिरने की थोड़ी संभावना थी। अब लालची हाथ के प्रभावों के कारण उसे 11 सोने के उपकरण और कौशल पुस्तकें मिली थीं, 2 प्लेटिनम उपकरण और 1 प्लेटिनम कौशल पुस्तक। ये लूट बिल्कुल खराब नहीं थी, क्योंकि इनमें से 3 का उपयोग हत्यारे प्रकार के लोग कर सकते थे। उपकरणों में प्लेटिनम के घोस्ट शिप ड्यूल ब्लेड शामिल थे, जो एक हत्यारे वर्ग का हथियार था, जिससे 136 अंक का नुकसान, 22 अंक की फुर्ती, 24% की हमले की गति मिलती थी और 17 अंक की आर्मर पेनेट्रेशन। इस हथियार का उपयोग करने की आवश्यकता स्तर 5 होना था। इस हथियार का अनोखा प्रभाव यह था कि प्रत्येक सामान्य हमला 2 बार नुकसान पहुंचाता था।
किंग फेंग ने दोनों खंजर पहन लिए। प्रभाव बहुत उपयोगी नहीं था क्योंकि मूलतः वह हमेशा अपने कौशल का उपयोग करके नुकसान पहुंचाता था, लेकिन इस हथियार का आधारिक हमला काफी ऊंचा था और इसमें 22 फुर्ती अंक भी थे। हमले की गति भी कौशल का प्रयोग गति बढ़ाने वाली थी, जो रिकवरी समय कम करने वाली थी, इसलिए यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। और कवच भेदी गुणों के लिए लाभ भी काफी ऊंचे थे। फिर हमारे लड़के ने सोने स्तर की घोस्ट फायर लेदर आर्मर को 25 शारीरिक रक्षा अंकों के साथ पहन लिया। 50 अंकों की आग तत्व प्रतिरोधक क्षमता, 14 अंकों का क्षति अवरोध, 419 स्वास्थ्य बिंदु प्रदान करते हैं और आवश्यक। उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति 350 अंक थी और इस उपकरण ने वाकई में सीधे 419 स्वास्थ्य अंक जोड़े थे। जब उन्होंने इसे पहना तो अधिकांश खिलाड़ी अब उनकी रक्षा को भी नहीं तोड़ पाएंगे। उन्होंने सिस्टम का उपयोग करके अपने रक्षात्मक उपकरण को अदृश्य करने का निर्णय लिया और हत्यारे वर्ग की प्रारंभिक उपस्थिति का उपयोग किया। इस तरह अन्य लोग उसकी उपकरण को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे और उन्हें इसे देखने के लिए खेल इंटरफेस में प्रवेश करना होगा। यह अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि अभी एक अंतिम टुकड़ा बचा था। संदूक की जांच करने पर उसने देखा कि यह एक कौशल पुस्तक थी। इसे सोने की श्रेणी की घोस्ट शैडो ब्लर कहा जाता था, एक हत्यारे वर्ग का कौशल। इसमें एक निष्क्रिय विशेषता थी। ये 15% पलायन दर प्रदान करती थी और डॉज सक्रिय होने पर सभी नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता था। किंग फेंग को हत्यारे की जीवित रहने की कौशल को प्राप्त करके खुशी हुई, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह कौशल बहुत कमजोर था क्योंकि इस खेल में डॉज दर बढ़ाना बहुत कठिन था और यदि कोई प्रयास करके डॉज रेट बढ़ाए तो अन्य गुण कम होंगे और यदि डॉज सक्रिय नहीं हुआ तो यह बहुत खतरनाक होगा। हमारे लड़के का शरीर चमकने लगा क्योंकि वह बाकी लोगों से अलग था। वह डॉज दर बढ़ाते हुए अनंत रूप से कौशल विकसित कर सकता था। वह अन्य गुणों का बलिदान नहीं करेगा, इसलिए उसके लिए केवल लाभ ही थे। किंग फेंग ने क्षेत्र से दूर जाना शुरू किया और निर्णय लिया कि वापस लौटने का समय आ गया है। शेष लूट योद्धा की थी। पुजारी और तीरंदाज के वस्त्र वह उन्हें वांग मेंग को 10% छूट के साथ बेच सकता था और भले ही वे अभी उन्हें खरीद नहीं सके, उसे यकीन था कि वांग मेंग की व्यक्तित्व के कारण वह उन्हें उधार बेच देगा। ये बड़ा उन्नयन सब छोटे ब्लैक के कारण ही था। बिना इस कोई के वह स्तर 5 की भूतिया जहाज को खोजकर हमला नहीं कर पाता, इसलिए उसने उसे धन्यवाद देने का निर्णय लिया। किंग फेंग एक पेड़ के पास से गुजरा और तभी नेता कौन गुस्से में था और उसके आदमी दिखाई दिए। किंग फेंग ने उन्हें देखा और उन्होंने भी उसे देखा और उनके चेहरे फीके पड़ गए। डर से भरी आंखों के साथ वे शैडो को देखते ही भागने लगे। जैसा कि उम्मीद थी, किंग फेंग उन्हें भागने नहीं देने वाला था, इसलिए उसने शैडो स्टेल्थ का इस्तेमाल किया और जब तक स्किल सक्रिय हो रही थी उसने एक लंबी सांस ली। इससे पहले कि वे एक और कदम आगे बढ़ा पाते, किंग फेंग बिजली की तरह हिला और सभी अधीनस्थों को खत्म कर दिया। यह देखकर नेता घबरा गया और पूरी ताकत से भागा, लेकिन किंग फेंग ऐसा नहीं होने देने वाले थे। हमारा लड़का उसके सामने आया और अदृश्यता कौशल को निष्क्रिय कर दिया। नेता का चेहरा किंग फेंग के सामने था। उसकी आंखों में आंसू और डर भरा था। उसने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि वह इसे फिर नहीं करेगा और हमारे लड़के से आग्रह किया कि उसे जाने दें क्योंकि उसके पास 1 वर्ष से भी कम उम्र बची है। ठंडे नजर से किंग फेंग ने पूछा कि क्या उसने दूसरों पर हमला करते समय पहले अपनी खुद की किस्मत के बारे में सोचा था। बिना पछतावे के किंग फेंग ने एक जहरीला तीर मारा और जब नेता दर्द में तड़प रहा था उसने पीठ मोड़ी और चला गया। उसने बहुत सारे खिलाड़ियों को मार डाला था, इसलिए उसे किलर नामक स्थिति की एक परत प्राप्त हुई। वर्तमान में वह किलर स्थिति की पहली परत में है। उसकी मृत्यु पर उसकी वर्तमान जीवन अवधि का 75% खो जाएगा। किंग फेंग शांत था क्योंकि उसके पास घोस्ट फायर बेल थी। अगर वह लापरवाह होता और एक बार मर जाता तो भी उसकी जीवन अवधि नहीं घटती। किंग फेंग शेल टाउन लौट आया और हर किसी की निगाहें उस पर टिक गईं। लोग आपस में बात करने लगे क्योंकि उसने एक गोल्ड टियर बॉस को मार डाला था। हर कोई हैरान था ये देखकर कि उसने कोई उपकरण नहीं पहना था। कुछ लोगों ने सोचा कि उसने बॉस को हराने के लिए बग्स का उपयोग किया होगा। जब हमारा लड़का क्षेत्र के माध्यम से चल रहा था, एक आदमी उसके पास आया और उससे इंतजार करने का निवेदन किया। किंग फेंग ने जिज्ञासा के साथ मुस्कुराते हुए एक कौशल पुस्तक दिखाई। आदमी ने बताया कि उन्होंने गलती से यह हत्यारे की कौशल पुस्तक खरीद ली थी और उससे निवेदन किया कि वह इसे स्वीकार कर ले और ऐसा मान ले जैसे उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ हो। सिस्टम ने स्किल बुक की पहचान की। ये एक सामान्य स्तर की इम्पेल नामक थी। ये एक एकल लक्ष्य स्किल थी। हिट पर यह 20 अटैक पॉइंट्स जोड़ती और 2 सेकंड के लिए स्टन करती थी, 22 सेकंड के कूलडाउन के साथ। किंग फेंग ने स्किल बुक ली और उनकी आंखें आश्चर्य से खुल गईं क्योंकि यह एक कंट्रोल स्किल थी। किताब लेने के बाद वो अपनी राह चला गया और वह आदमी और बाकी लोग अपनी राह पर चले गए। उनमें से एक आदमी गुस्से से भरा उसने शियान शाओ से कहा कि वे किंग फेंग द्वारा मारे गए थे। उसके लिए यह बहुत कायरता थी कि उसे एक कौशल पुस्तक देनी पड़ी। दूसरा आदमी सिर हिला रहा था क्योंकि कोई भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता था। दूसरे आदमी ने फैसला किया कि वे अपनी हर एक पहचान का उपयोग करके लोगों को इकट्ठा करेंगे, सभी अपना योगदान देंगे। उन सभी में से एक एक थूक भी किंग फेंग को डुबो सकता था, इसलिए उसे डरने की कोई वजह नहीं थी। गंभीर नजर से जियान शाओ ने स्पष्ट किया कि शैडो इतनी तेजी से बढ़ रहा था और खुद को लेवल अप कर रहा था तो उसके पास जरूर एक बड़ा रहस्य होना चाहिए। वह असल जिंदगी में उसे खोजकर उसका अपहरण करना चाहता था क्योंकि न केवल वे उसका रहस्य सीख सकते थे
लेकिन वे उसे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए अपना गुलाम भी बना सकते थे। उस आदमी ने ज्यूशाओ की इस महान योजना की प्रशंसा की। ज्यूशाओ ने परिवार से एक महिला को भेजने का निर्णय लिया ताकि राजा से जानकारी प्राप्त की जा सके। जब उसने शैडो की आवाज अभी अभी सुनी थी तो वह बहुत विदेशी लग रही थी। वह जानता था कि वह उनके समूह में नहीं है, जिसका मतलब था कि वह बहुत गरीब है। उन्होंने तय किया कि एक पेशेवर सुंदरता खोजेंगे, क्योंकि वे निश्चित थे कि किंग फेंग जाल में फंस जाएगा। किंग फेंग ने लिटिल ब्लैक से मुलाकात की और उससे व्यापार स्वीकार करने को कहा, क्योंकि वह उसे कुछ चीजें देना चाहता था। ये सुनकर उसकी आंखों में उत्साह भर गया, लेकिन उसने समझाया कि उसका नाम लिटिल ब्लैक नहीं बल्कि बिग बड़ी बेड़। किंग फेंग ने उसे एक शक्तिशाली कौशल और एक हार दिया और उनका उपयोग करने पर आग शुरू हो गई उसके जादुई डंडे से प्रकट होने के लिए। वह खुश थी क्योंकि इस कौशल और हार से उसका नुकसान कई गुना बढ़ गया था। अधिक खत्म। उसकी माना पुनर्जनन दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। उसने दिल से उसका धन्यवाद किया। हमारे लड़के ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, बताते हुए कि वह सिर्फ उनके समझौते का पालन कर रहा था, और उससे अंतरिक्ष की अंगूठी देने को कहा। मुस्कुराते हुए उसने सूची से अंतरिक्ष की अंगूठी निकाली और कहा कि वह उसे रख सकता है। उसके चेहरे पर लाली आ गई। उसने बताया कि जब वह जंगल में भाग रही थी तो उसे एक भूमिगत गुफा का पता चला, जो वास्तव में एक प्रवेश द्वार लग रही थी। एक खंडहर। पूछते हुए कि क्या वह रुचि रखते हैं, किंग फैंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि पहले यह स्वर्णिम भूत जहाज था और अब यह खंडहर का प्रवेश द्वार था। यह जानकर कि इस लड़की के दोस्त होना वास्तव में फायदेमंद था। ईमानदारी पारस्परिक थी। अगर उसने उसे 2 सोने के उपकरण नहीं दिए होते तो शायद वह यह जानकारी उसे नहीं बताती। इस स्पेस रिंग के साथ उसकी इन्वेंट्री अंततः 27 स्लॉट तक पहुंच गई थी। किंग फेंग ने पूछा कि वांग मिंग कहाँ था, यह वादा करते हुए कि एक बार जब उसने उन्हें चीजें बेच दी वह उन खंडहरों को देखने जाएगा जिनका उसने जिक्र किया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, यह बताते हुए कि कप्तान और अन्य लोग नए पुजारियों को प्रशिक्षित करने गए थे, इसलिए वे जल्द वापस नहीं आने वाले थे। उन्होंने नक्शे का उपयोग करके खंडहरों का प्रवेश द्वार चिन्हित किया, यह समझाते हुए कि झाड़ियों के पीछे जमीन पर एक पत्थर की स्लैब थी। भागते समय उसने स्लैब को एक तरफ खिसकाया और अंदर छिप गई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कुछ कदम चले उसे भीतर से चीखें सुनाई दी। वह इतनी डर गई थी कि वह बाहर भाग गई, नहीं तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया होता। किंग फेंग गायब हो गया और तुरंत खंडहरों की ओर जाने और वांग मंग के लौटने पर व्यापार करने का निर्णय किया। लिटिल ब्लैक कुछ भ्रमित था। हमारा लड़का शेल टाउन छोड़कर जंगल में प्रवेश कर गया। मूल रूप से वह किसी स्थान पर लेवल 10 तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना चाहता था, लेकिन चूंकि वहां एक खंडहर था इसलिए पीसने की जरूरत नहीं थी। मुख्यतः 3 प्रकार के खंडहर होते थे जो एक शुरुआती कस्बे में दिखाई देते थे। वे थे, वहां कब्रें थीं, श्रापित खंडहर और आस्था के मंदिर थे। चाहे खंडहर का प्रकार कोई भी हो, छोटे दुश्मन सब कांस्य स्तर के थे। वहां कुछ चांदी स्तर के राक्षस भी हो सकते थे, उसके लिए वे जीवन काल और विकास बिंदुओं का समुद्र थे। लिटिल ब्लैक द्वारा नक्शे पर चिह्नित स्थान का अनुसरण करते हुए किंग फेंग खंडहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। बिना समय बर्बाद किए हमारा लड़का अंदर गया, याद करते हुए कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के खंडहर होते थे जो एक शुरुआती शहर में प्रकट होते थे। 2 कब्रें, श्रापित खंडहर और आस्था के मंदिर। कब्रों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना था। वे कई राक्षसों से भरे होते थे और उन्हें सभी को मारना बहुत मुश्किल था, और अंत में लगभग हमेशा एक स्वर्ण बॉस होता था। श्रापित खंडहरों के राक्षस सभी प्राचीन देवताओं और दुष्ट देवताओं द्वारा श्रापित होते थे। वे अतीत में इंसान हो सकते थे, लेकिन कुछ पागल हो गए और कुछ मौत के बाद भूत बन गए। मंदिर के राक्षस सभी प्राचीन देवताओं और दुष्ट देवताओं के भक्त थे। इसके अलावा मंदिर का लेआउट बहुत जटिल था। दीवारें प्राचीन चित्रों से भरी हुई थीं। यदि कोई अंतिम 2 बाधाओं को पार कर ले तो उन्हें एक विशेष वस्तु या कौशल में बढ़ोतरी मिलती थी। दीवारों पर चित्रित भित्ति चित्रों को देखकर हमारे लड़के को एहसास हुआ कि यह एक आस्था का मंदिर था। उसने भित्ति चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया, क्योंकि वे बहुत परिचित थे। उसी समय गर्जनें सुनाई देने लगीं। हमारा लड़का गलियारे में चलना शुरू किया, यह महसूस करते हुए कि यह प्राचीन न्याय के देवता का आस्था मंदिर था। इसका वही मूल था जैसे उसके न्याय की आंख का। उसी समय जंगल में वांग मिंग और उसकी पार्टी एक राक्षस से लड़ रही थी। वांग मिंग ने अपनी ढाल निकाली और राक्षस के हमलों को रोका, लेकिन फिर दानव उस पर झपटा और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता उसने अपनी भयंकर पंजे से हमला किया, जिससे वांग मिंग का शरीर हवा में उछल गया। उसे भयानक चोटें आईं। यह देखकर कि कप्तान घायल हो गया था, पार्टी के तीरंदाज घबरा गए और हीलर को ठीक करने का आदेश दिया। किंग फेंग की बहन डर के मारे स्तब्ध थी। यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या करना है। आंखों में आंसू लिए उसने जादुई छड़ी को कसकर पकड़ लिया और पूछा कि वह कैसे करना है। जब वे विचलित थे तो राक्षस ने छलांग लगाई और हमला करने की तैयारी की। देखकर पार्टी के तलवारबाज ने अपनी तलवार खींची और किंग फांग की बहन को अपनी कौशल का उपयोग करने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन करने की बजाय वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गई, अपना जादुई स्टाफ गिरा दिया और डर के मारे रोने लगी। राक्षस ने फिर से हमला किया और वांग मिंग की पार्टी को हरा दिया गया और वे शेल टाउन में टेलीपोर्ट हो गए। वांग मिंग और उसके आदमी नाराज थे। लिटिल ब्लैक, जो उस क्षेत्र में था, एरिया ने उनका स्वागत किया और मुस्कुराते हुए पूछा कि वे इतनी जल्दी क्यों लौट आए, समझाते हुए कि विशेषज्ञ छाया अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए वे अभी उपकरण नहीं खरीद सकते।
धनुर्धर, जो गुस्से में था, ने किंग फेंग की बहन की ओर इशारा करना शुरू किया और कहा कि उसने उसके जैसा मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं देखा। उसे यह भी नहीं पता था कि राक्षसों के हमलों से कैसे बचा जाए, और न ही उसे अपनी क्षमताओं का उपयोग करना आता था। शियाओ यू रोने लगी। यह नहीं जानती थी कि क्या करे। लिटिल ब्लैक उसके सामने खड़ा हो गया और आश्चर्यचकित भाव से आर्चर से पूछा कि वह इतना कठोर क्यों है, ये समझाते हुए कि वह एक शुरुआती है और यह उसका पहली बार है गेम खेलने का, इसलिए मर जाना सामान्य था। क्रोध से भरी आंखों के साथ आर्चर ने लिटिल ब्लैक से कहा कि वह दूर हो जाए, क्योंकि वह उसे डांटने वाला था। तलवारबाज ने लिटिल ब्लैक को समझाया कि वे एक बार नहीं बल्कि 1 घंटे से कम समय में 3 बार मरे थे। ये सुनकर लिटिल ब्लैक की आंखें आश्चर्य में फैल गईं। मुस्कुराते हुए उसने वह हार दिखाना शुरू किया जो किंग फांग ने उसे दिया था। उसने उनके साथ जाने का फैसला किया, यह बताकर कि उसने अभी अभी विशेषज्ञ से 2 अच्छी चीजें प्राप्त की थीं। अब वह बहुत शक्तिशाली थी और मानती थी कि वे भी हैं। जब वह वहां पहुंची तो मरने वाली नहीं थी। वांग मिंग आगे बढ़े और सभी को बहस करना बंद करने का आदेश दिया। उसके लिए लिटिल ब्लैक का सुझाव बुरा नहीं था, क्योंकि इस बार उसके शामिल होने से चीजें अच्छी चलनी चाहिए और शायद जब वे वापस आएंगे तो वे शैडो से मिल पाएंगे। हालांकि भीतर से शियाओ यू गुस्से में थी। उसने आभारी होने का नाटक किया, माफी मांगी और मेहनत से काम करने का वादा किया। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वे स्वयं काम नहीं कर सकते थे और फिर भी उस पर दोष डालने की हिम्मत कर रहे थे। यदि उनके शैडो के साथ संबंध नहीं होते तो वह उन सभी की परवाह नहीं करती। वह बहुत नाराज थी। उसी समय हमारा लड़का एक कमरे में दाखिल हुआ और कुछ ने उसका ध्यान खींचा। 2 राक्षस उसके सामने घुटने टेककर खड़े थे और सिस्टम ने उन्हें प्राचीन देवता के भक्त अनुयायी के रूप में पहचाना। जज को बुलाया। वे स्तर 10 राक्षस थे और सिल्वर श्रेणी के। किंग फेंग की आंखों में संदेह की चमक आ गई। एक पल भी गंवाए बिना दृढ़ता से उसने इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग करके राक्षसों पर हमला किया। हमारा लड़का अदृश्य हो गया और जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उसने उनसे ज्यादा स्वास्थ्य नहीं छीना था। यहां तक कि चुपके से हमला करने और पीछे से वार करने के बाद भी उन्होंने अपनी सेहत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही खोया था। उनके लिए यह उम्मीद के मुताबिक था। वे स्तर 10 के चांदी के बॉस थे और इन दोनों भक्त अनुयायियों की सेहत मिलाकर पहले से ही सोने के स्तर के सुनहरे भूत जहाज से अधिक थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे लड़के का ध्यान आकर्षित किया और उसे जिज्ञासु बना दिया। राक्षसों ने फिर से उनके सामने घुटने टेक दिए। वह कुछ हद तक भ्रमित था, क्योंकि राक्षस फिर से उसकी दिशा में घुटनों पर झुके हुए थे। यह अजीब था, क्योंकि वह अभी भी स्टेल्थ में था। उसे पता नहीं था कि क्या उन्होंने उस पर जजमेंट की आंख को भांप लिया है, या यह कारण था कि वे उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे थे। किंग फेंग ने पूछा कि क्या वे रास्ता जानते हैं और उन्हें उसे मार्गदर्शन करने के लिए कहा। राक्षसों ने अपने सिर उठाए और गरजने लगे। किंग फेंग को एहसास हुआ कि वे भ्रष्ट हो चुके हैं, सड़ चुके हैं और पूरी तरह पागल हो गए हैं। वे जंगली जानवर बन गए थे जो केवल इंसानों से जीवन काल चुराना जानते थे। उसी समय राक्षसों की आंखें चमकने लगीं और जल्द ही उन्होंने हमारे लड़के से पीठ मोड़ ली और दौड़ गए। कमरे के दरवाजे पर खिलाड़ियों का एक समूह था। राक्षसों ने उनकी उपस्थिति महसूस की और उनकी ओर हमला करने लगे। खिलाड़ियों ने महसूस किया कि ये बॉस सिल्वर टीयर के थे। वे एक का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस स्थान से भागने का निर्णय लिया। जैसे ही वे ऐसा कर पाते, राक्षसों ने हमला किया और जहरीली धुंध उनके शरीर को पिघलाने लगी। उनके शरीर गायब हो गए। जीवन अवधि के गोले छोड़ते हुए वे उस लड़की की टीम थी जिसने हमारे लड़के से आइस स्पाइक खरीदा था। क्रेरोस कहा जाता है। उसे कभी नहीं लगा था कि वे भी इस खंडहर को पाएंगे। वर्तमान खिलाड़ियों के उपकरण स्तर को देखते हुए किंग फेंग ने निष्कर्ष निकाला कि अभी कोई भी गहराई में जाने के लिए तैयार नहीं था। हमारे लड़के ने स्टील्थ को निष्क्रिय कर दिया और जीवन काल को उठाने का फैसला किया। राक्षस फिर से उसके सामने झुक गए। फिर से इन लोगों ने व्यापार योग्य जीवन काल के 100 से अधिक दिन खो दिए थे और हमारे लड़के को उम्मीद नहीं थी कि वे अमीर होंगे। हमारा लड़का कमरे में वापस लौटा और खोजबीन शुरू कर दी। कुछ मिनट बीत गए और चारों ओर खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। न तो फंदे थे और न ही कोई खजाना। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल 2 चांदी के छोटे बॉस थे। उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा और उसने इसे भूल जाने का फैसला किया। बिना 1 सेकंड की भी झिझक के उसने जहरीले डार्ट्स का उपयोग करके हमला किया, जो राक्षसों के सिर में धंस गए। 2 सिल्वर टीयर बॉस को मारने के इनाम के रूप में उसे 4000 अनुभव अंक प्राप्त हुए और 9वें स्तर पर पहुंच गए। 188 दिनों की व्यापार योग्य आयु में 4 विकास बिंदु प्राप्त किए। किंग फेंग ने ग्रेडी हैंड का उपयोग किया और राक्षसों के शरीर गायब होने लगे। वह खुश महसूस कर रहा था, क्योंकि महाकाव्य टीयर ग्रेडी हैंड बिल्कुल पागल था। उसे 32 विकास बिंदु मिले। 15 दिन की व्यापार योग्य जीवन काल, 4 स्वर्ण श्रेणी की वस्तुएं और 10 रजत श्रेणी की वस्तुएं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे एक लॉकेट प्रकट हुआ। यहां वह खुश था, क्योंकि उसे हत्यारे के लिए एक स्वर्ण स्तर की वस्तु प्राप्त हुई थी। यह वफादार का लॉकेट था, एक हत्यारे वर्ग की एक्सेसरी। यह 15 चुस्ती अंक और 20% कूलडाउन कम कर देगा और इसकी विशेष प्रभाव से एक चांदी स्तर का भक्त अनुयायी बुला सकता था जो आपके लिए लड़ेगा, जिसमें 6000 सेकंड की कूलडाउन होगी। किंग फेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस हार के गुण अच्छे थे। 20% कूलडाउन रिडक्शन उसकी स्टेल्थ स्किल के कूलडाउन को 22 सेकंड से घटाकर 19 सेकंड कर देगा। पॉइजन डार्ट्स का कूलडाउन 4.35 सेकंड से घटकर 3.75 सेकंड हो गया। इंस्टेंट शैडो स्लैश का 10 सेकंड से घटकर 8 सेकंड हो गया।
पीसना अधिक प्रभावी हो गया था क्योंकि उसके बाकी सभी गियर को स्तर 8 से ऊपर होना आवश्यक था। अभी कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे फिलहाल रखने और बाद में बेचने का निर्णय लिया। जैसे ही किंग फेंग जाने वाला था, जमीन हिलने लगी। हमारा लड़का कुछ हद तक जिज्ञासु हो गया और जब उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा स्तंभ उभरा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी।